माहौल बहुत ही इंटेंस हो चुका था। विध्वंस और आनवी झील के अंदर एक दूसरे की बाहों में लिपटे थे। दोनों एकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अब जाकर आनवी ने ठीक से विध्वंस का हैंडसम चेहरा देखा था, जिस पर सख्त एक्सप्रेशन थे, मगर उसकी आंखों में कुछ तो था जो आनवी खुद को उसकी आंखों में खोने से रोक नहीं पाए। विध्वंस उसे खुद में खोया देखकर कुटिलता से मुस्कुराया और फिर उसके कानों में अपनी गर्म सांसें छोड़ने हुए ठंडे भाव से बोला, अंडरस्को लिटिल लॉलीपॉप, क्या मैं इतना हैंडसम हूं जो तुम मुझे भूले जा रही हो? वैसे फिक्र मत करो, यही चेहरा तुम्हें जिंदगी भर देखना होगा। उसकी आवाज सख्त के साथ साथ मनमोहक भी लग रही थी। आनवी एकदम से उसकी आवाज सुनकर होश में आए। उसने घबराते हुए विध्वंस को खुद से दूर करते हुए डर के कहा, अंडरस्को छोड़िए मुझे। विध्वंस किसी डेविल की तरह मुस्कुराया, फिर बेफिक्र अंदाज में बोला, अंडरस्को एज यू विश लिटिल लॉलीपॉप। कहते ही वो आनवी को छोड़ देता है। उसके छोड़ते ही आनवी बुरी तरह पानी में डूबने लगी। वो चिल्लाते हुए कसके विध्वंस के शर्ट को पकड़कर रोई, अंडरस्को आह बचाओ। विध्वंस पहले तो उसे घूरता रहा, फिर आनवी को पकड़कर खुद से चिपका लिया। आनवी को एहसास हुआ कि वो पानी में अब नहीं डूब रही, तो वो हल्के गुस्से में मुंह फुलाकर बोली, अंडरस्को मुझे क्यों पानी में गिराया? वो किसी छोटे बच्चे की तरह शिकायत कर रही थी। वो बहुत क्यूट लग रही थी, पर उसके ऊंची आवाज में बोलने से विध्वंस के भाव कठोर हो गए। उसने आनवी को घूरते हुए गुस्से में कहा, अंडरस्को मुझे पसंद नहीं कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात करे। आइंदा से याद रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? विध्वंस के इस तरह गुस्सा करने से आनवी की आत्मा तक हिल गई थी। उसने डरते हुए जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया। ये देखकर विध्वंस थोड़ा शांत होकर बोला, अंडरस्को गुड गर्ल। वो आनवी को गोद में लिए पानी से बाहर आके उसे एक बड़े से पत्थर पर बैठा देता है। आनवी चारों तरफ किसी को न देखकर घबरा गई। वो जल्दी से उस पत्थर से उतरकर सभी को ढूंढने लगी। उसने आर्या को आवाज लगाई, अंडरस्को आर्या तुम कहाँ गई आर्या? पर उसे कोई नहीं मिला और न ही किसी की आवाज उसे सुनाई दी, सिवाय जानवर के। आनवी को लगा वो खो गई, इसलिए वो रोते हुए इधर उधर देखने लगी। उसे रोते देखकर विध्वंस को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो चुपचाप अपने हाथ बांधकर एक पत्थर से टेक लगाकर खड़ा था। उसे आनवी को ऐसे देखकर बहुत मजा आ रहा था। पता नहीं मासूम आनवी की उससे क्या दुश्मनी है जो विध्वंस उसके साथ ऐसा कर रहा। आनवी थक हार कर घुटनों के बल बैठ गई। वो खुद को सिकोड़कर डर से कांपते हुए बोली, अंडरस्को मम्मा पापा भैया आप कहाँ हो? प्लीज आनवी को ले जाओ, मुझे डर लग रहा। मैं पक्का अब नहीं भागूंगी और आप जहाँ कहोगे, जिससे कहोगे शादी भी कर लूंगी पक्का। आनवी कभी अकेले अपने घर के दरवाजे तक नहीं गई थी। आज तो वो एक अनजान और खतरनाक जंगल में अकेले थी, तो उसका डरना लाजमी था। विध्वंस जो अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, वो आनवी के मुंह से शादी शब्द सुनकर बौखला गया। उसने आनवी को उठाकर उसकी पीठ को पत्थर से सटाते हुए चीख कर कहा, अंडरस्को शट अप। उसके चिल्लाने से आनवी रोना भूलकर सिसकने लगी, पर विध्वंस की इस हरकत से उसकी तो जान ही जाने वाली थी। विध्वंस आनवी की कलाई पर अपनी पकड़ कसते हुए गुस्से में आगे बोला, अंडरस्को बहुत प्यार है न तुम्हारे उस होने वाले पति को तुमसे। देखना मैं कैसे उसके ही सामने तुमसे शादी करके उसे तिल तिल मरने पर मजबूर करता हूँ। उसके ही सामने मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। ये कहते वक्त उसकी आंखों में नफरत और बदले के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। विध्वंस को गलतफहमी थी कि हर्षद आनवी से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो अपने बदले की आग में आनवी को भी पीस रहा था। विध्वंस की आंखों में झलक रही नफरत के देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वो हर्षद से कितनी नफरत करता था। आनवी विध्वंस के सख्त सीने पर हाथ रख के उसे खुद से दूर कर रही थी। वो कांपते हुए बोली, अंडरस्को दूर रहिए, मुझे आपसे डर लग रहा। वो अपने एक हाथ से अपने मुंह को ढककर खुद को रोने से रोकने की कोशिश करने लगी। विध्वंस हल्के से उसके होठों को अपने होठों से सहलाते हुए बोला, अंडरस्को सालों पहले जब तुम पैसा भी नहीं हुई थी, तभी तुम्हारी किस्मत में विध्वंस सूर्यवंशी का नाम लिख चुका था और तुम्हें वापस लेने तो मुझे आना ही था, पर ऐसे नहीं विध्वंस स्टाइल में। उसके ऐसे छूने से आनवी पानी बिन मछली की तरह तड़प उठी। फिर आनवी उसे सवालिया नजरों से देखने लगी तो विध्वंस उसकी कमर को सहलाते हुए आगे एविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को बस इतना याद रखो तुम सिर्फ विध्वंस की हो। तुम्हारे मांग में सिर्फ विध्वंस के नाम का सिंदूर सजेगा। भरे मंडप में उस हर्षद के सामने तुमसे शादी करूंगा। आखिरकार ये मेरा अधिकार है और जिद भी। ये कहते वक्त वो किसी सनकी से कम नहीं लग रहा था। आनवी से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो जोर जोर से रोने लगी, तभी एक शेर की दहाड़ने की आवाज आई। इसे सुनते ही आनवी की जान हलक में आ गई। वो विध्वंस के ऊपर चकर उसके सीने में अपने छोटे से चेहरे को छुपा लेती है तो विध्वंस के होठों पर चालाकी भरी मुस्कान आ गई। वो अपनी गर्दन टेढ़ी करके साइड में एक पेड़ की तरफ देखता है जहां पर कोई खड़ा दोनों की तस्वीर खींच रहा था। उस आदमी ने थम्सअप का इशारा किया और चला गया। विध्वंस के मन में बहुत ही खतरनाक प्लान चल रहा था। वो एविल स्माइल करके आनवी के छोटे से चेहरे को देखकर बोला, अंडरस्को वेलकम तो हेल लिटिल लॉलीपॉप।
वहीं दूसरी तरफ आनवी का परिवार बहुत ही परेशान था। मिस्टर एंड मिसेज सिंघानिया गार्ड्स को डांट रहे थे कि वो आनवी को क्यों ढूंढ नहीं पा रहे। उसी वक्त एक गार्ड भागते हुए अंदर आया और उसने घबराकर मिस्टर सिंघानिया से कहा, अंडरस्को सर, सूर्यवंशी परिवार से कोई आया है। ये सुनकर मिस्टर एंड मिसेज सिंघानिया परेशान होकर एक दूसरे को देखते हैं। फिर मिस्टर सिंघानिया गार्ड से बोले, अंडरस्को हम उन्हें आने दो। कुछ देर बाद सूर्यवंशी परिवार हॉल में मिस्टर सिंघानिया के सामने सोफे पर बैठा था। मिस्टर सूर्यवंशी के साथ उनकी मां यानी ओल्ड मैडम सूर्यवंशी भी आई थी, जिनकी उम्र 70 साल थी, पर उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वो खुद को इतना फिट रखती थी कि उनकी उम्र 55 की लगती थी। उन्होंने राजसी टाइप साड़ी पहनी थी और मोतियों का हार भी। उन्होंने गुस्से में मिस्टर सिंघानिया को देखते हुए कहा, अंडरस्को आपने कहा कि आपकी बेटी मासूम है। मिस्टर सिंघानिया कुछ समझे नहीं। उन्होंने कंफ्यूज होकर पूछा, अंडरस्को ओल्ड मैडम सूर्यवंशी आप क्या कहना चाहती है? ओल्ड मैडम सूर्यवंशी ने मिस्टर सूर्यवंशी के हाथ से कुछ फोटोज लेकर टेबल पर फेंकते हुए गुस्से में कहा, अंडरस्को हम सब सालों से एक दूसरे को जानते हैं, पर मुझे नहीं पता था आपकी बेटी मासूमियत का ढोंग करके बाहर गुलछर्रे भी उड़ाती है। अपनी बेटी के बारे में ऐसी बात सुनकर मिस्टर एंड मिसेज सिंघानिया को बहुत गुस्सा आया, मगर जब उन्होंने टेबल पर पड़ी तस्वीर को देखा तो उनकी आंखें शौक और शर्म से झुक गई। उस तस्वीर में विध्वंस और आनवी एक दूसरे के बेहद करीब थे। उन दोनों का शरीर आपस में चिपका हुआ था और होठ एक दूसरे से टकरा रहे थे। दूसरी तस्वीर में आनवी विध्वंस की गोद में चढ़ी थी और तीसरी तस्वीर में विध्वंस के होठ आनवी के गर्दन पर थे। ओल्ड मिसेज सूर्यवंशी ने गुस्से से मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखा जो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। उन्होंने बेरुखी से अपना चेहरा फेर लिया। मिस्टर सिंघानिया किसी भी कीमत पर यह शादी चाहते थे। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर मिस्टर सूर्यवंशी की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को देखिए मिस्टर सूर्यवंशी हमारे परिवार सालों से एक दूसरे को जानता है और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि आनवी हमेशा से ही चार दीवारों के बीच रही है। बहुत कम ही हुआ है कि हम उसे बाहर लेकर गए हैं, और रही बात इन तस्वीरों को, तो ये झूठी भी हो सकती है। हमारी आनवी कितनी मासूम और भोली है ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या पता किसी शैतान आदमी ने उसे फंसाने की कोशिश की हो। ये सब बोलते वक्त उनके माथे से डर के मारे पसीने निकल रहा था। उन्हें डर था अगर सूर्यवंशी खानदान ने अपने बेटे का रिश्ता आनवी से तोड़ लिया तो आनवी भी सिंघानिया परिवार की बाकी बेटियों की तरह मर जाएगी। मिसेज सिंघानिया ने भी गिड़गिड़ाते हुए कहा, अंडरस्को आप जो भी कहेंगे हम करेंगे। हमें आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं, बस ये शादी मत तोड़िए। आपको तो पता है ना ये शादी क्यों हो रही है। ओल्ड मैसेज सूर्यवंशी ने अपनी तीखी नजरों से उन्हें देखते हुए हाथ दिखाकर कड़क आवाज में कहा, अंडरस्को आपको बार बार एक ही बात बोलने की जरूरत नहीं है। हम सबको पता है कि सिंघानिया परिवार में जितनी भी बेटियां हुई है वो सभी 19 साल पूरे होते ही मर गई। इसलिए आप सभी चाहते हैं कि आनवी की शादी 19 साल पूरे होने से पहले उसकी शादी हो जाए, क्योंकि यही एक तरीका है उसे बचाने का। लेकिन शायद आप भूल रही हैं। इतना कहते ही वो एक पल के लिए रुकी, फिर बड़े ही रोबीले अंदाज में अपने एक हाथ पर दूसरे हाथ को रखते हुए मुस्कुराकर बोली, अंडरस्को ये शादी उसे बचा सकता है, पर जरूरी नहीं कि उसकी मौत को रोक दे। उसकी कुंडली सूर्यवंशी खानदान के सबसे छोटे बेटे से मिलती थी। वही था जो उसे हर संकट से बचा सकता था, उसे नया जीवन दे सकता था। पर यह बात आप भी जानती हैं कि हमारे खानदान का छोटा बेटा अब नहीं रहा। इसीलिए आपकी बेटी की जान बचाने के लिए हमने हमारे खानदान के बड़े बेटे की शादी आपकी बेटी के साथ तय कर दी, जबकि उनकी कुंडली भी आपस में नहीं मिलती थी। मगर पंडित जी का कहना था कि हो सकता है इस शादी के बाद आनवी जिंदा रहे। ओल्ड मैडम सूर्यवंशी के चेहरे पर यह सब कहते वक्त एक अलग ही घमंड झलक रहा था। वो बताने की कोशिश कर रही थी कि सूर्यवंशी खानदान ने सिंघानिया परिवार पर एहसान किया है ये रिश्ता तय करके, लेकिन उनकी बेटी ने जो हरकत की है उसके लिए वो कभी उसे माफ नहीं करेगी। आनवी जब अपनी मां के पेट में ही थी तभी उसकी शादी सूर्यवंशी खानदान के छोटे बेटे के साथ तय कर दी थी, मगर राजवंश खानदान का छोटा बेटा जब 19 साल का था तभी उसकी दर्दनाक मौत के बाद आनवी की जान बचाने के लिए सूर्यवंशी खानदान के बड़े बेटे की शादी आनवी के साथ तय कर दी गई थी। इस शादी से सभी को बहुत ही कम उम्मीदें थी कि आनवी जिंदा रह सकती है। पता नहीं ऐसा क्या ही श्राप था सिंघानिया परिवार पर जो उनके खानदान में बेटियां पैदा होते ही 19 साल के पहले ही मर जाती थी। मिसेज एंड मिस्टर सिंघानिया हार नहीं मानने वाले थे। उन दोनों ने ओल्ड मैडम सूर्यवंशी के पैर पकड़ लिए। मिस्टर सिंघानिया हाथ जोड़कर बेबसी से बोले, अंडरस्को ऐसा मत करिए, हमारी बच्ची को बचा लीजिए। ओल्ड मैडम सूर्यवंशी ने अपनी चालाकी भरी नजरों से मिस्टर एंड मिसेज सिंघानिया को देखा, फिर सोफे पर लीन होकर बैठते हुए बोली, अंडरस्को हम अपने इकलौते वारिश हर्षद सूर्यवंशी से हम बहुत प्यार करते हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी को भी यह पता चले कि आनवी की शादी हमारे पोते से हो रही है। अगर आप चाहते हैं शादी हो तो ठीक है, होगी, लेकिन आनवी का कोई वजूद नहीं होगा। उसे सूर्यवंशी खानदान में भी एक कैदी की तरह रहना होगा। हम हर्षद की दूसरी शादी करेंगे, वही सूर्यवंशी खानदान की बहू के नाम से जानी जाएगी। ओल्ड मैडम सूर्यवंशी इन तस्वीरों को देखने के बाद कभी भी आनवी को अपने घर की बहू स्वीकार नहीं करती। वो तो पहले भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आनवी बहुत ही भोली थी और उन्हें एक तेज तर्रार लड़की चाहिए थी।
मिस्टर एंड मिसेज सिंघानिया को बहुत ही दुख हुआ अपनी बेटी के लिए, पर उसकी जान बचाने के लिए उन्होंने उनकी शर्त मान ली और अपना सर झुकाकर खड़े हो गए। उन दोनों के ही आंखों में आंसू थे, पर ओल्ड मैडम सूर्यवंशी उन्हें इग्नोर करते हुए पूरे एटीट्यूड के साथ वहां से चली गई। मिस्टर सूर्यवंशी अपनी मां के सामने कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वो बेबसी से अपना सरनामे हिलाते हुए चले गए। उनके जाते जी मिस्टर सिंघानिया अपना सर पकड़कर रोते हुए बोले, अंडरस्को, भगवान हमारी बेटी की किस्मत क्यों ऐसी है? क्या कोई उसे अपना नाम अपनी पहचान नहीं देगा? क्या वो इस दुनिया में ऐसे ही एक कैदी की तरह रह जाएगी जिसका ना तो कोई वजूद है ना कोई नाम? अब तक सिंघानिया और सूर्यवंशी खानदान की कारें आनवी को लेने निकल चुके थे। वहीं दूसरी तरफ विध्वंस अपने पैंट की जेब में हाथ डालकर सीटी बजाते हुए जंगल के अंदर चल रहा था। उसे सही रास्ता मालूम था, उसके बावजूद वो सीटी बजाते हुए गलत रास्ते की तरफ जा रहा था। बेचारी डरी सहमी आनवी उसके पीछे पीछे आ रही थी। विध्वंस तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को, लिटिल लॉलीपॉप, क्या तुम मेरे बिना रह नहीं पा रही हो जो तुम मेरे पीछे पीछे आ रही हो? कहकर वो उसकी तरफ मुड़ता है और उसे घूर के देखने लगता है। उसके इस तरह देखने से आनवी सकपका गई। एक तो भीगने कारण उसे ठंड लग रही थी, ऊपर से उसे डर भी लग रहा था। आनवी ने डरते हुए अपने होठों को दबाया, फिर हिम्मत करके बोली, अंडरस्को, वो मुझे डर लग रहा है, आप प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। विध्वंस एक कदम उसके करीब आया, फिर अजीब तरह से मुस्कुराकर पूछा, अंडरस्को, सिर्फ तुम्हें डर लग रहा है इसलिए मैं ना जाऊं? अगर ऐसा है तो तुम बेवकूफ हो, क्योंकि तुम्हें सबसे ज्यादा खतरा तो इस विध्वंस के पास ही है। क्या तुम्हें डर नहीं? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अन्वी की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर विध्वंस का चेहरा फिर से सख्त हो गया। उसने गुस्से में दांत पीसकर कहा, अंडरस्को, अगर तुम्हारे आंसू तुम्हारे गालों पर आए तो अभी और इसी वक्त मैं तुम्हें किसी जंगली जानवर के सामने फेंक दूंगा। ये सुनते ही आनवी जल्दी जल्दी अपने आंसू को पोंछ अपनी नम आंखों से उसे देख बोली, अंडरस्को, नहीं रो रही, नहीं रो रही मैं, आप आनवी को आर्या के पास छोड़ दो प्लीज। विध्वंस वहां से जाते हुए बेरुखी से बोला, अंडरस्को, विध्वंस लोगों को ऑर्डर देता है ना कि लोगों के ऑर्डर को फॉलो करता है। अगर तुम्हें मरना है तो तुम यहाँ आराम से रुको। वो काफी दूर निकल चुका था। आनवी बुरी तरह कांप रही थी। जब भी किसी जानवर की आवाज सुनती तो उसे ऐसा लगता जैसे उसे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। वह जल्दी से भागते हुए विध्वंस के पीछे जाने लगी। भले ही उसे डर लग रहा था, पर एक अजीब सा खिंचाव उसे विध्वंस की तरफ महसूस हो रहा था। विध्वंस को जब एहसास हुआ कि आनवी उसके पीछे आ रही है तो वो शैतानों की तरह मुस्कुराने लगा। वो चलते हुए वो जंगल के बाहर आ गया। वहां पर कई सारी कार्स खड़ी थी। विध्वंस बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपनी कार के अंदर बैठने को हुआ कि अचानक ही उसे अपने हाथों पर कुछ महसूस हुआ। वो अपनी नजर उठाकर घूर के आनवी को देखता है। आनवी डर के मारे उसके हाथों पर अपनी पकड़ कसते हुए हकलाकर बोली, अंडरस्को, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। डैडी कहते हैं मैं सबको परेशान करती हूँ, पर मैं आपको पक्का नहीं करूंगी। विध्वंस को उस पर जरा भी रहम नहीं आई, पर उसके दिमाग में तो कुछ बहुत बड़ा चल रहा था। उसने आनवी को देखते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया तो आनवी खुश होकर कार में बैठ गई। कुछ देर में ही वो सभी वहां से रवाना हो गया। वही जंगल के अंदर टीचर्स और बच्चे जंगल के काफी अंदर आ गए। वो सभी अभी भी फोटो खींचने में बिजी थे, पर आर्या को अचानक ही एहसास हुआ कि आनवी उसके पास नहीं है। वो अपनी नजर चारों तरफ घुमाते हुए आनवी को ढूंढने लगी। जब उसे आनवी नहीं मिली तो वो बुरी तरह घबरा गई। नेटवर्क ना होने का कारण वो किसी को कॉल भी नहीं कर पा रही थी। उसने जल्दी से टीचर को इन्फॉर्म किया तो सभी आनवी को ढूंढने लगे। वही विध्वंस ने पता नहीं क्या सोचकर आनवी की तरफ देखा, जो डरी समी कोने में सिमटी हुई थी। उनकी कार रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। विध्वंस ने अपने फोन में कुछ टाइप किया और किसी को मैसेज भेजकर मुस्कुराने लगा। उसकी आंखों में एक डेविल चमक थी। विध्वंस की कार एक मंदिर के सामने रुकी। उसने आनवी को वहीं पर उतार दिया और चला गया। उसके जाते ही एक हट्टा कट्टा आदमी आनवी के पास आकर खड़ा हो गया। ठीक उसी समय कई सारी कार्स आनवी के सामने आकर रुकी। उस कार से सूर्यवंशी खानदान के बॉडीगार्ड्स निकले। बीच वाली कार से हर्षद निकलकर बिना किसी भाव से आनवी के सामने खड़ा हो गया। आनवी उसे देखकर बुरी तरह डर गई। हर्षद 37 साल का था, पर वो 27 का लगता था। वो बहुत हैंडसम था, पर उसके चेहरे पर हमेशा सख्त एक्सप्रेशन रहते थे, जिसे देखकर आनवी को बहुत डर लग रहा था। आनवी कांपते हुए बोली, अंडरस्को, अंकल नहीं। आनवी इतना डर गई कि वो अपना बैलेंस नहीं बना पाए और लड़खड़ा कर गिरने लगी, पर हर्षद ने उसे संभाल लिया। हर्षद ने सिर्फ उसकी कोहनी को पकड़ा था, पर दूर कार में बैठे विध्वंस जिस एंगल से उन्हें देख रहा था उसे लगा दोनों गले मिल रहे। वो गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है, फिर किसी सनकी की तरह मुस्कुराकर बोला, अंडरस्को, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। उसकी आंखों में और आवाज में एक अलग ही आग नजर आ रही थी। वही सूर्यवंशी खानदान में आनवी और हर्षद की शादी के लिए मंडप सज चुका था। आनवी डरी सहमी हर्षद को देख रही थी। अभी भी उसे हर्षद ने पकड़ा था क्योंकि वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। आनवी ठीक से खड़ी होकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो छुड़ा नहीं पा रही थी। उसी वक्त उसके बगल में खड़े लड़के ने हर्षद को घूरते हुए कहा, अंडरस्को, छोड़ो उसे।
उसकी आवाज सुनकर हर्षद गुस्से में उसे देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को कौन हो तुम? वो आदमी रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, अंडरस्को मैं आनवी का प्रेमी हूँ। ये शब्द सुनते ही हर्षद की आंखें गहरी हो गई, उसकी पकड़ आनवी के हाथ पर कस गई। उसने आनवी को घूरते हुए ठंडे भाव से पूछा, अंडरस्को क्या ये सच कह रहा? इसका जवाब हर्षद भी जानता था कि आनवी बाहरी लोगों से कभी नहीं मिली, तो उसका प्रेमी कहाँ से आएगा। वही आनवी को प्रेमी का मतलब ही नहीं पता था। उसने डरते हुए जवाब दिया, अंडरस्को अंकल मैं इन भैया को नहीं जानती। हर्षद अब उस हटे कट्टे आदमी को जानलेवा नजरों से देखने लगा। वो आदमी कुछ बोलने को हुआ, पर हर्षद के इशारे पर उसके गार्ड्स ने उस आदमी को पकड़ लिया। फिर हर्षद जबरदस्ती आनवी को लेकर चला गया। कुछ ही दूरी पर कार में बैठे विध्वंस ने हर्षद की कार देखी और अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। उसने मुड़कर उस आदमी को देखा जिसने खुद को आनवी का बॉयफ्रेंड बताया था। उस आदमी ने थम्सअप का इशारा किया तो विध्वंस सिगरेट जलाकर पीते हुए बोला, अंडरस्को अब होगी खेल की शुरुआत जिसका विलेन भी विध्वंस और हीरो भी विध्वंस। कहकर वो इविल स्माइल करने लगा। विध्वंस ने ही उस आदमी को हर्षद के सामने आनवी का प्रेमी बनने को कहा था ताकि हर्षद को गुस्सा आए, पर उसे शांत देखकर विध्वंस को गुस्सा नहीं आया क्योंकि उसके अपने और भी प्लान्स थे। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। सूर्यवंशी विला के अंदर बड़ा सा मंडप सजा हुआ था। उस मंडप को सफेद और लाल फूलों से सजाया गया था, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ओल्ड मैडम सूर्यवंशी, मिस्टर एंड मिसेज सूर्यवंशी, वीरा वहीं पर खड़े थे, जहां ओल्ड मैडम सूर्यवंशी के चेहरे पर घमंड, मिस्टर एंड मिसेज सूर्यवंशी के चेहरे पर टेंशन के भाव थे। वीरा अभी ही एक मीटिंग अटेंड करके आई थी, इसलिए उसने बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करके मन में कहा, अंडरस्को ओ गॉड आप कितने बेरहम हो जो एक मासूम बच्ची के साथ ऐसा कर रहे हो। कितने मुश्किल से मैंने उसे भगाया था, पर आपने उसे इन भेड़ियों के पास फिर से भेज दिया। इतना कहते ही वो अजीब सा मुंह बनाती हुई बोली, अंडरस्को मॉम मुझे अजीब फील हो रहा, मैं ये शादी नहीं देख पाऊंगी इसलिए मैं जा रही हूँ। वो चली गई। वही मिस्टर एंड मिसेज सिंघानिया भी अब तक सूर्यवंशी विला आ गए थे। आनवी को इस वक्त रूम में तैयार किया जा रहा था। वो रोते हुए बोली, अंडरस्को मुझे नहीं करनी शादी, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे मम्मा के पास जाना है। जो लोग उसे तैयार कर रहे थे उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी, वो उसे तैयार करके मिरर के सामने खड़ा कर देते हैं। आनवी पिंक कलर के राजस्थानी पुश्तैनी शादी के जोड़े में बला की खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल राजकुमारी जैसी। उसके लहंगे पर हीरे लगे हुए थे। वो बहुत ही भारी लहंगा था जिसे नाजुक सी आनवी संभाल नहीं पा रही थी। मिसेज सिंघानिया जल्दी से रूम में आकर आनवी को गले लगा लेती है। आनवी अपनी माँ को देख रोते हुए बोली, अंडरस्को मम्मा मुझे शादी नहीं करनी उन डरावने अंकल से। मिसेज सिंघानिया अपने फिर उसके अंशु पोंछते हुए बोली, अंडरस्को मैं तुम्हारी सारी बातें मान सकती हूँ पर ये नहीं, माफ कर दो मेरी बच्ची मुझे। कहते ही वो आनवी को घूंघट में करके बाहर लेकर आने लगी। बाहर मंडप पर हर्षद दूल्हे के लिबास में बिना किसी भाव से बैठा था। उसके आसपास ठंडा ऑरा फैला हुआ था। उसके चेहरे को देखकर कोई नहीं बता सकता था वो इस शादी से खुश है या नहीं। कई सारे मेहमान आ गए थे, तभी पंडित जी बोले, अंडरस्को वधू को जल्दी लाइए। उसी वक्त सभी ने ऊपर की तरफ देखा, जहां से मिसेज सिंघानिया आनवी को लेकर नीचे आ रही थी। घूंघट में उसका चेहरा किसी को नहीं दिख रहा था क्योंकि मैडम सूर्यवंशी नहीं चाहती कोई आनवी का चेहरा देखे। मिसेज सिंघानिया आनवी को मंडप पर बैठकर दूर खड़ी हो गई। धीरे धीरे शादी की रस्में शुरू हो गई। वही विध्वंस सूर्यवंशी खानदान से कुछ दूर अपनी कार के बोनेट पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसका हैंडसम सा फेस साफ नजर आ रहा था। उसके हो बगल में एक और हैंडसम लड़का खड़ा था, जिसकी उम्र लगभग 28 होगी। काले छोटे छोटे बाल, काली आंखें, मिलिट्री यूनिफॉर्म में वो तेजतर्रार और आकर्षक लग रहा था। उसने झल्लाते हुए कहा, अंडरस्को विध्वंस आखिर तुम चाहते क्या हो? तुमने पहले आनवी और अपनी इंटीमेट फोटोज को सूर्यवंशी खानदान को भेजा ताकि वो आनवी पर गुस्सा करे और उसकी शादी जल्द से जल्द कर दे। अब जब उसकी शादी हो रही तो तुम उसे रोकना चाहते हो। आखिर चाहते क्या हो तुम? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। उद्धरण चिन्ह। विध्वंस उसे इतने गुस्से में देखकर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को युग विध्वंस कोई खुली किताब नहीं जिसे कोई भी आसानी से पढ़ ले। विध्वंस एक गहरा समुद्र है जिसको गहराइयों का अंदाजा तक किसी को नहीं। कहकर वो अपने मुंह से बहुत ही डेंजरस तरीके से धुआं छोड़ता है। युग मुस्कुराया फिर रहस्यमयी तरीके से बोला, अंडरस्को हम लड़का जवान हो गया है, आखिर एक बीवी तो चाहिए ही तुम्हारी जरूरतों के लिए, पर क्या तुमने सोच लिया कि तुम्हें उसी से शादी करनी है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। युग भी कोई दूध का धुला नहीं था। वो भी मिस्टीरियस टाइप का इंसान था। सख्त गुस्सेल अकडू हर टाइटल उस पर फिर बैठता है। लोगों का कहना है आज तक जिसने भी उससे पंगा लिया है वो अगले दिन दुनिया में नजर नहीं आया। विध्वंस सिगरेट की मसलते हुए अपने चेहरे पर मास्क लगाए कार में बैठ गया। कुछ ही वक्त में उसकी कार सूर्यवंशी विला की तरफ रफ्तार से बढ़ने लगी। विध्वंस की कार के पीछे लगभग 30 से 35 कार्स थी, जिसमें से कुछ मिलिट्री कार्स भी थी। यही नहीं, विध्वंस के खुद के गार्ड्स कोई मामूली नहीं बल्कि कमांडोज थे।
विध्वंस की कार जैसे ही विला के अंदर पहुंची, वैसे ही पंडित जी ने हर्षद और आनवी को फेरे के लिए खड़ा होने को कहा। एक फेरा पूरा हो चुका था, वही विध्वंस के गार्ड्स ने 3 सेकंड में ही सूर्यवंशी खानदान के गार्ड्स पर काबू पा लिया। विध्वंस रॉब के साथ अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाए कार से बाहर निकला। उसका गठीला बदन कद काठी किसी को भी अट्रैक्ट कर ले। आखिरकार उसने कुछ साल तक आर्मी में काम किया था, पर एक वक्त वो एक घायल शेर की तरह लग रहा था जो किसी का शिकार करने आया हो। युग भी उसके पीछे सख्त एक्सप्रेशन लिए खड़ा था। अंदर जैसे ही चौथा फेरा पूरा हुआ, अचानक ही गोली चलने की आवाज सुनाई दी। सभी चौंकते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगे, जहां पर उन्हें एक डरावनी परछाई दिखी जिसके हाथ में गन थी। आनवी तो थर थर कांप रही थी। तभी सभी के कानों में एक दिल दहला देने वाली आवाज पड़ी। स्वागत नहीं करोगे ससुर जी अपने होने वाले दामाद का। विध्वंस दरवाजे के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर मास्क और आंखों पर ब्लैक कलर का गॉगल्स लगा हुआ था। उसने अपने आधे बालों को बड़े ही स्टाइल से बांधा हुआ था, जिसमें वह और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसका दबंग एटीट्यूड ही काफी था लोगों को डराने के लिए। विध्वंस के लेफ्ट हाथ में एक गन थी। उसने अपनी तीखी नजरों से हर तरफ अच्छे से स्कैन किया, फिर अपने लंबे लंबे कदमों से जाकर मंडप के पास खड़ा हो गया। हर्षद की नजर जैसे ही विध्वंस पर पड़ी, वह चौंक गया। पता नहीं क्यों, पर उसका दिल कह रहा था कि वह इस इंसान को जानता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने इसे कहां देखा। उसे गहरी फीलिंग आ रही थी, जिस कारण उसकी मुट्ठी अपने आप ही कांच गई। ओल्ड मैडम सूर्यवंशी को अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। वो इस तरह विध्वंस के शादी रोकने से भड़क गई। उन्होंने विध्वंस की तरफ गुस्से में देखा। एक पल के लिए तो उन्हें भी अजीब सी बेचैनी हुई। उसे देखकर उन्हें लगा जैसे वो उनके बहुत करीब हो, मगर उन्होंने ये सब इग्नोर करके गुस्से में विध्वंस से पूछा, अंडरस्कोप तुम कौन हो लड़के, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूर्यवंशी खानदान में आकर शादी को रोकने की? अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आवाज नीचे। मैडम सूर्यवंशी की बात को बीच में ही काटते हुए विध्वंस अपनी जहरीली नजरों से उन्हें देख अपनी भारी आवाज में कहता है। ना चाहते हुए भी मैडम सूर्यवंशी उसकी आवाज सुनकर कांप गई। वह विध्वंस का चेहरा नहीं देख पा रही थी, पर उसकी आवाज ही काफी था डराने के लिए। अचानक ही विला के अंदर कई सारे गार्ड्स आकर खड़े हो गए। वह सभी गन से लैस थे। उनमें से कई सारे मिलिट्री ऑफिसर्स भी थे। युग बड़े ही एटीट्यूड के साथ चलते हुए विध्वंस से कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। मिस्टर सूर्यवंशी, जो एक रिटायर्ड जनरल थे, वह भी एक दबंग ऑरा वाले इंसान थे। उन्होंने एक्सप्रेशन लेस भाव से युग को घूरते हुए पूछा, अंडरस्कोप ऑफिसर, क्या मैं जान सकता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है? आर्मी कब से लोगों के घर में कब्जा करके शादी रुकवाने लगी? युग ने उन्हें इग्नोर किया और विध्वंस की तरफ देखते हुए सरकास्टिक वे में कहा, अंडरस्कोप तो करो जो करने आए हो दिखे राजा। इतना कहते ही वह एकदम स्ट्रेट होकर खड़ा हो गया। वह आर्मी में था, इसलिए उसका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट था। विध्वंस अपने होठों को आपस में दबाते हुए अपने गॉगल्स निकालकर अपने शर्ट में फंसा लेता है। उसकी ब्लू समुद्र से भी गहरी आंखें काफी कुछ बयां कर रही थी। वह चलते हुए मंडप के और भी ज्यादा करीब खड़ा हो गया, फिर अपनी गहरी मगर आकर्षक आवाज में बोला, अंडरस्कोप किसने कहा कि हम यहाँ शादी रोकने आए हैं? यहाँ शादी होगी जरूर होगी, पर मेरी लास्ट वाली लाइन उसने थोड़ा रुक कर कहा था। मिस्टर सिंघानिया हैरानी से बोलती है, अंडरस्कोप मतलब क्या है तुम्हारा? विध्वंस अपने हाथ में पकड़े गन को घुमाते हुए दबंग भरी आवाज में बोला, अंडरस्कोप विध्वंस को आपके मतलब से कोई मतलब नहीं, उसे बस अपने ही मतलब से मतलब है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते ही उसने कुछ इशारा किया तो उसके सभी गार्ड सभी को बंदी बनाकर खड़े हो गए। मैडम सूर्यवंशी के इज्जत का सवाल था। वह ऐसे ही अपने खानदान की इज्जत को उछलते हुए नहीं देख सकती थी। वो भड़कते हुए बोली, अंडरस्कोप रुको, मैं अभी गार्ड्स को बुलाती हूँ। इतना कहते ही वो चिल्लाते हुए गार्ड्स को बुलाने लगी, पर कोई भी नहीं आया। ये देखकर वो शॉक हो गई, क्योंकि उनके बुलाने से गार्ड्स ना आए ऐसा कभी नहीं हुआ। विध्वंस आनवी के पास खड़े होकर अपने गन को लोड करते हुए उसे हर्षद पर तान देता है। हर्षद अपनी सख्त नजरों से उस गन को देखता है और फिर विध्वंस को। वो अभी भी इस कश्मकश में था कि क्या वह सच में विध्वंस को जानता है, पर जब उसने विध्वंस के मुंह से उसका नाम सुना और उसकी ब्लू आइज देखी, तो उसका शक और भी ज्यादा बढ़ गया। तभी विध्वंस अजीब तरह से मुस्कुराकर धमकी भरे अंदाज में बोला, अंडरस्कोप अगर कल का सूरज देखना है तो उठो यहाँ से। हर्षद ने कोई रिएक्ट नहीं किया, पर मिसेज सिंघानिया शॉक होकर उसे देखने लगी। फिर वो एकदम से विध्वंस के सामने आकर हाथ जोड़ते हुए बोली, अंडरस्कोप नहीं, ऐसा मत करो, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अगर यह शादी नहीं हुई तो उसकी जान जा सकती है, ऐसा मत करो। विध्वंस ने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया और अजीब तरह से हर्षद को देखकर सर्द आवाज में बोला, अंडरस्कोप मुझे ना तो ना सुनने की आदत है और ना ही एक ही बात बार बार दोहराने की। अगर तुम नहीं उठे तो मैं इस पूरे घर को बम से उड़ा दूंगा। इसे मेरी धमकी मत समझना, क्योंकि जो मैं कहता हूँ वह मैं जरूर करता हूँ, और जो नहीं कहता वो मुझसे हो ही जाता है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम।
हर्षद का चेहरा थोड़ा कठोर हो गया। उसने आनवी का हाथ पकड़ के पंडित जी से कहा, अंडरस्को पंडित जी मंत्र पढ़िए। पंडित जी तो डर में थे, पर उन्होंने उसकी बात नहीं टाली और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। चौथा फेरा फिर से शुरू हो गया। विध्वंस को इतना गुस्सा आया कि उसके हाथों की नसें तक दिखने लगी। उसने बेरहमी से हर्षद के कंधे पर शूट कर दिया। ये देखकर पूरा सूर्यवंशी खानदान ही नहीं बल्कि मेहमान तक सदमे में थे। वो विध्वंस के सनकीपन को देख पा रहे थे, जो बहुत डरावना था। मिस्टर सूर्यवंशी, मैडम सूर्यवंशी, मिसेज सूर्यवंशी एक साथ चीखे। अंडरस्को हर्षद। मिसेज सिंघानिया तो गोली की आवाज सुनते ही बेहोश हो गई। यही हाल आनवी भी था। वह इतना डर गई कि वो भी बेहोश होकर गिरने लगी, मगर विध्वंस ने उसे अपने एक हाथ से थाम लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने गन को युग के पैरों के पास फेंक आनवी को गोद में उठा लिया। उसी वक्त युग ने अपने गार्ड्स को मुस्कुराकर ऑर्डर दिया, अंडरस्को कोई भी मंडप के आसपास नजर नहीं आना चाहिए क्योंकि आज हमारे यार की शादी है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसके ये कहते ही सभी आर्मी ऑफिसर्स ने हर्षद को बंदी बना लिया और कुछ खुश होकर वीडियो बनाने लगे। तभी हर्षद गुस्से में बोला, अंडरस्को उसे छोड़ दो, वो नादान है। उसके कंधे से खून बह रहा था, पर विध्वंस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने लोगों से मतलब रखना काफी वक्त पहले ही छोड़ा था। मिस्टर सिंघानिया अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगते रहे, पर विध्वंस एक हार्टलेस शैतान था। उसने पंडित जी की तरफ घूर के देखा तो पंडित जी डरते हुए मंत्र पढ़ने लगे। 7 फेरे पूरे होते ही विध्वंस ने आनवी के मांग में सिंदूर भरा, वो भी मुट्ठी भर, जो आनवी के पूरे सिर में भर चुका था और कुछ फेस पर। फिर उसने अपना खुद का लाया हुआ मंगलसूत्र पहना दिया, जो बहुत ही अजीब था दिखाने में। उस मंगलसूत्र में 3 लेयर्स थी। पहले लेयर में काली मोतियों के बीच एक सूरज बना हुआ था जिसकी किरणें निकलते हुए दिखाई दे रही थी। वह सोने का बना था। दूसरी लेयर में छोटा सा आधा चांद बना था जो हीरे से बना था, और तीसरी लेयर को भी कई काली मोतियों से पिरोई गई थी। उसमें बीच में वीएस लिखा था। वो मंगलसूत्र अजीब के साथ यूनिक लग रहा था, बिल्कुल नेकलेस या पेंडेंट जैसा लग रहा था। मंगलसूत्र पहनाने के बाद पंडित जी ने डरते कहा, अंडरस्को शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी। ये सुनते ही विध्वंस की आंखें शैतानों की तरह चमकने लगी। वो आनवी को लेकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। आनवी बहुत हल्की थी, वह उसके गोद में एक बच्चे की तरह लग रही थी जो खुद में ही सिमटी जा रही थी, पर इस वक्त वह बेहोश थी। विध्वंस हर्षद को देखता है, जो थोड़ा बेबस नजर आ रहा था। वो उसके सामने जाकर वह खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अपने लिए गुस्सा और बेहिसाब नफरत देख हर्षद की तेवरियां चढ़ गई। उसने अपनी धीमी मगर कठोर आवाज में पूछा, अंडरस्को कौन हो तुम? क्या मैं तुम्हें जानता हूं? विध्वंस उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। उसके कंधे से बहता खून विध्वंस को सुकून दे रहा था। उसने साफ साफ कुछ नहीं कहा और बातों को घुमाते हुए सर्द आवाज में जवाब दिया, अंडरस्को लगता है मिस्टर हर्षद सूर्यवंशी की याददाश्त बहुत कमजोर है, पर कोई नहीं, धीरे धीरे मैं सब याद दिला दूंगा, क्योंकि कुछ भी सीधा सीधा करना वीएस का स्टाइल नहीं। आज मैंने पहली बार शादी की है तो सुहागरात भी माननी है, इसलिए फिर कभी बात करेंगे कि तुम मुझे जानते हो या नहीं। उसने जानबूझकर सुहागरात शब्द पर जोर दिया था ताकि हर्षद को गुस्सा आए, क्योंकि उसकी नजरों में हर्षद आनवी से बहुत प्यार करता था, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। पर वीएस नाम सुनते ही सब हिल गए थे। सभी डरकर सिर झुका लेते हैं, क्योंकि सभी जानते थे वीएस एक डेविल किंग था जो हद से ज्यादा क्रूएल था। अचानक ही सभी को आनवी के लिए बुरा लगा, जो इस राक्षस के हाथ लग गई। विध्वंस तूफान की तरह आया और हवा के झोंके की तरफ आनवी को लेकर चला गया। सूर्यवंशी फैमिली में सब कुछ पहले जैसा हो गया। वहां की हालत देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि विध्वंस ने वहां कदम भी रखा हो। एक पल के लिए सबको ये सब सपना ही लगा, पर हर्षद के बहरे खून ने सभी को याद दिलाया कि यहाँ क्या हुआ था। ओल्ड मैडम सूर्यवंशी बहुत गुस्से में थी। मेहमान खुसुर फुसुर करते हुए चले गए। हर्षद के रूम में डॉक्टर उसकी पट्टी कर रहे थे। वही मिस्टर सूर्यवंशी गुस्से में सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे ताकि विध्वंस के खिलाफ एक्शन ले सके, पर वो हैरान तब हुए जब उन्हें सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी नहीं मिला। वहां न तो विध्वंस के आने का सबूत था और न जाने का। वही दूसरी तरफ विध्वंस की कार युग काफी फास्ट ड्राइव कर रहा था। विध्वंस बैक सीट पर आनवी को अपनी गोद में बैठाए सनक के साथ उसे देख रहा था। विध्वंस अचानक ही आनवी के गले में और मांग में अपने नाम की निशानी को देखकर इविल स्माइल करते हुए बोला, अंडरस्को द रियल गेम ऑफ विध्वंस हैज नाउ बगन, जिसमें वीएन एक किंग है और तुम सब उसके टॉयज। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर डरावने एक्सप्रेशन थे। मुंबई से बाहर थोड़ी दूर पहाड़ी एरिया साइड पर एक बड़ा सा महल जैसा विला बना था। उस विला का कलर लाइट ग्रे एंड व्हाइट था। हर तरफ टाइट सिक्योरिटी थी। वही अंदर बड़ा सा गार्डन जहां पर रंग बिरंगे तो नहीं पर कुछ कलर्स के फ्लावर्स थे, पर ज्यादातर ब्लैक फ्लावर्स थे। सभी सिक्योरिटी गार्ड गन से लेस एक रोबोट की तरह खड़े थे। तभी वहां पर 30 से 35 का आकर रुकी और युग ने बैक सीट का डोर ओपन किया तो विध्वंस आनवी को गोद में लेकर विला के अंदर चला गया। विला जितना बाहर से खूबसूरत था उससे कहीं ज्यादा वह अंदर से भी खूबसूरत था। आनवी को मास्टर बेडरूम के किंग साइज बेड पर लिटाते हुए विध्वंस काफी देर तक उसे घूरता है।
आनवी को देखते वक्त विध्वंस की पलकें एक बार भी नहीं झपकी, उसकी आंखों में कुछ अजीब सा दर्द था, एक अलग ही तड़प थी। विध्वंस अपने जेब से सिगरेट निकालकर उसे लाइटर से जलता है, फिर सोफे पर बैठते हुए लंबे लंबी क्रश लेने लगा। 2-3 क्रश लेने के बाद उसने घुर के आनवी की तरफ देखा जो अभी भी बेहोश थी। विध्वंस ने देखा आनवी अभी भी होश में नहीं आई, तो वो गुस्से में दांत पीसते हुए रूम के बाहर निकल गया। हॉल में युग पहले से ही बैठा कॉफी पी रहा था, उसने अभी भी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना हुआ था। विध्वंस आते ही उसके सामने वाले सोफे पर दबंगई स्टाइल में बैठ गया, उसे इम्पेशेंट होकर सिगरेट पीते देख युग ने मजाकिया लहजे में पूछा, अंडरस्को तो क्या मिस्टर विध्वंस सूर्यवंशी एक लड़की को देखकर इतने बेचैन हो उठे कि उसे खुद को शांत करने के लिए सिगरेट का सहारा लेना पड़ रहा? ये कहकर डेविल स्माइल करके विध्वंस को देखने लगा। विध्वंस अपनी जहरीली निगाहों से उसे देखते हुए अपने एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ा लेता है, फिर रोबीली आवाज में बोला, अंडरस्को लगता है जनरल सर ने तुम्हें छुट्टी दिया है, तभी तो तुम मुंह उठाकर मेरे घर आ गए। अब निकलो यहां से, उसने लगभग बेइज्जती करते हुए कहा था। युग विध्वंस के बात को सुन स्पीचलेस था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, अंडरस्को यह क्या बात हुई विध्वंस, मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प की और अब अपना काम निकलते ही तुम मुझे चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंकना चाहते हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एक बार कम से कम मेरी लिटिल बेब को तो होश में आ जाने दो। युग की आंखों में अभी भी शरारत झलक रही थी, मगर विध्वंस उसे जानलेवा नजरों से देखने लगा, जिसे देख युग हड़बड़ा गया और उसने जल्दी से कहा, अंडरस्को अरे यार मजाक कर रहा हूँ, खैर ये छोड़, अब बता क्या तुम सूर्यवंशी अंपायर को अपने कब्जे में करने की तैयारी कर रहे हो? विध्वंस ने अपने सिगरेट को होठों पर रखा और कुछ सोचकर मुस्कुराने लगा, उसकी मुस्कान ऐसी थी कि कोई भी कांप जाए। उसकी स्माइल देख युग सब समझ गया, वो चौंकते हुए बोला, अंडरस्को रुको रुको, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, जरूर तुम्हारे दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा है। विध्वंस तुमने आज हर्षद सूर्यवंशी को गोली मारी है और अब तुम सूर्यवंशी विला को अपने कब्जे में लेने जा रहे हो, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा धीरे चलना चाहिए? विध्वंस की मुट्ठी गुस्से में कस गई, पर फिर वह अपने गुस्से को शांत करने के लिए लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसके बाद वो सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को रहम रहम रहम। इतना कहते ही वह किसी डेविल की तरह मुस्कुराया, फिर सोफे पर लीन होते हुए बड़े स्टाइल में बोला, अंडरस्को इस शब्द का द डेविल किंग वीएस की जिंदगी में कोई जगह नहीं है और बदला जरूर लिया जाएगा, क्योंकि जो आग मेरे सीने में है वह बुझी नहीं है। युग हैरानी से बोल, अंडरस्को विध्वंस भूलो मत, हर्षद सूर्यवंशी क्या चीज है, वो बहुत ही क्रूएल है। तुमने उसकी दुल्हन से उसके ही शादी के मंडप पर शादी कर ली, वह इस बात को ऐसे नहीं जाने देगा। विध्वंस डरावने तरीके से हंसते हुए बोला, अंडरस्को वीएस से टकरा सके इतनी औकात नहीं उसकी, और वह कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है जिस पर मैं कोई रहम खाऊं। सूर्यवंशी खानदान के कारण मेरा कोई अपना मुझे छोड़कर चला गया और अब मैं भी उन्हें दिखाऊंगी कि जब किसी अपने को तकलीफ होती है तो कैसा लगता है। वो बोल ही रहा था कि तभी उसे ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। विध्वंस अपनी जगह से खड़ा हुआ और ऊपर की तरफ चला गया। रूम में पहुंचते ही वो अपनी पॉकेट की जेब में हाथ डालकर बुरी तरह आनवी को घूरने लगा। आनवी को जब होश आया था तो वह अनजान जगह पर खुद को देखकर डर गई थी। शादी का जोड़ा बहुत भारी था, इसलिए बेड से उतरते ही वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। उसके लड़खड़ाने से उसका हाथ साइड टेबल की तरफ चला गया, जिस कारण वहां रखा सामान भी टूटकर जमीन पर भी कर गया। विध्वंस धीरे धीरे चलते हुए आनवी के पास जाकर खड़ा हो गया। आनवी ने जैसे ही अपने सामने हटे कट्टे विध्वंस को देखा, वह डरते हुए पीछे खिसक गई। उसने हकलाकर कहा, अंडरस्को ड्रैगन डेविल अंकल आप। एक बार फिर से अंकल शब्द सुनते ही विध्वंसी का पारा हाई हो गया। वह भड़कते हुए बोला, अंडरस्को अगर एक बार और अपनी जुबान से अंकल शब्द निकाला ना, तो अगले ही पल यहीं पर तुम्हारी लाश पड़ी होगी। इतना कहते ही वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और आनवी के जबड़े को कस के पकड़कर उसे किसी सन की तरह घूरने लगा। आनवी बुरी तरह डर गई। वह डर से कांपते हुए बोली, अंडरस्को अंकल। विध्वंस उसके जबड़े पर अपनी पकड़ कसते हुए दांत पीसकर बोला, अंडरस्को बस बहुत हो गया, मेरे मना करने के बावजूद तुमने मेरे खिलाफ जाकर यह शब्द दोहराया, अब इसकी सजा तो मिलेगी ही ना, कहकर वह शैतानी मुस्कान लिए उसे घूरने लगा। आनवी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वह अपनी डरी सहमी आंखों से विध्वंस को एकटक देख रही थी। विध्वंस उसे इग्नोर करके उसकी कलाई को पकड़ उसे नीचे लेकर आ जाता है। फिर उसने आनवी को खड़ा करके सर्द आवाज में कहा, अंडरस्को लिटिल लॉलीपॉप, देखो तुम्हारा ससुराल कितना गंदा है, चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और इसे साफ कर दो। इतना कहते ही वो मुस्कुराने लगा। बेचारी आनवी बुरी तरह चौंक गई थी। आनवी अपने डर को काबू में करके आसपास देखती है, पूरा घर बहुत अच्छे से साफ था, कहीं पर भी एक धूल का नामो निशान तक नहीं था। उसने विध्वंस की तरफ देखा, फिर अपने थूक को गटकते हुए मरी हुई आवाज में बोली, अंडरस्को अंकल मुझे कुछ नहीं आता, और यह सफाई क्या होता है, क्या कोई खाने की चीज है? कहते ही उसके मुंह में पानी आ गया और उसकी आंखों में चमक थी। युग तो उसकी बात सुनते ही ठहाका मार के हंसने लगा। उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करके विध्वंस को देखते हुए आनवी से कहा, अंडरस्को लिटिल बच्ची सच कहा, तुम्हारे अंकल खाने की ही बात कर रहे हैं।
उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। युग किसी तरह अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था। वही आनवी को सच में नहीं पता था सफाई का मतलब क्या होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वक्त उसने चार दीवारों के बीच में गुजारा है और बहुत कम ही कोई उससे बात करता था। विध्वंस का सर दर्द होने लगा, उसकी नस फटने को तैयार थी गुस्से में। वो एक जोरदार किक सामने रखी टेबल पर मार शैतानों की तरह आनवी को देखने लगा। तो आनवी डरते हुए जैसे ही पीछे हुई, वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। विध्वंस उसके बेहद करीब आया, उसकी आंखों में आंखें डाल उसके बालों को अपनी मुट्ठी में कसते हुए शैतानी मुस्कान के साथ बोलता है, अंडरस्को भूख लगी है तुम्हें। आनवी भूख शब्द सुनते ही जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देती है, पर वह भूल गई थी उसके सामने एक शैतान बैठा है। वही उसे हाँ में सिर हिलाते देखा। विध्वंस अजीब तरह से मुस्कुराया और फिर उसके होठों को बुरी तरह अपने अंगूठे से मसलते हुए सरकास्टिक टोन में बोला, अंडरस्को इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लिटिल लॉलीपॉप। इतना कहते ही वो एक पल के लिए रुका और फिर अनन्या की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपकाते हुए अपने होठों को उसके गालों पर रगड़ हुए लो वॉइस में बोला, अंडरस्को कितनी अजीब बात है ना लिटिल लॉलीपॉप, तुम भी भूखी हो और मैं भी बहुत भूखा हूँ, पर मेरी भूख तो तुम्हें खाकर मिटेगी माय लिटिल लॉलीपॉप। कहकर वह अजीब तरह से अपने होठों पर जीभ को फेरता है। उसके डरावने एक्सप्रेशन को देखकर आनवी बुरी तरह कांप रही थी। वो विध्वंस के सीने पर हाथ रख के उसे खुद से दूर करते हुए कांपते होठों से बोली, अंडरस्को अंकल। विध्वंस के सब्र ने जवाब दे दिया। वह जोर से आनवी की कमर को दबा देता है तो आनवी की हल्की सी आह निकल गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वही अपने सामने चल रहे इंटीमेट सीन को देख युग ने अपने गले को साफ किया, पर विध्वंस ने उसे अपनी जानलेवा नजरों से देखा। तो युग अपने बालों में हाथ फेरते हुए तुरंत विला से बाहर चला गया। उसके जाते ही विध्वंस कस के आनवी की कलाई मोड़ते हुए दांत पीसकर बोला, अंडरस्को अब रोना बंद करो और जो काम दिया है उस पर ध्यान दो। इतना कहकर उसने आनवी को छोड़ किसी को आवाज लगाए, अंडरस्को मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन विध्वंस के विला के सभी कामों को संभालते थे। उनके आते ही विध्वंस ने गुस्से ने ऑर्डर दिया, अंडरस्को अभी और इसी वक्त इस लड़की को सफाई का सामान दो और याद रहे पूरा विला उसे साफ करना है, और खबरदार किसी ने भी इसकी हेल्प की तो आखिरकार ससुराल को साफ करना तो बहू का ही काम होता है ना। उसके होठों पर शैतानी मुस्कान थी। वही मिस्टर जॉन की उम्र लगभग 45 साल थी। वह दया भरी नजरों से आनवी को देखने लगे। अनवी रोनी सूरत बनाकर डरते हुए अभी भी विध्वंस को देख रही थी। उसे अपने मम्मा पापा की बहुत याद आ रही थी। आनवी क्या विध्वंस जादिया काम कर पाएगी या उसे फिर से विध्वंस के गुस्से का शिकार होना होगा? आखिर किस अपने को विध्वंस ने खोया है, हर्षद ने विध्वंस ने क्या छीना है? आगे जानने के लिए बने रहें आप हमारे चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा।